प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान में अपवाह तंत्र, मतलब बहने वाली नदियों का क्रम। कौन सी नदी कहाँ जाके गिरती है। तो राजस्थान का जो अपवाह प्रणाली है उसको भूगर्भिक संरचना सबसे अधिक प्रभावित करती है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला और महान भारतीय जल विभाजक रेखा महत्वपूर्ण है। इस जल विभाजक रेखा के द्वारा राजस्थान की नदियों के जल को दो भागों में बांटा जाता है। पूर्व की ओर का जल प्रवाह बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की ओर का अरब सागर में जाता है। इस जल विभाजन की स्थिति वाटरशेड एटलस के आधार पर राजस्थान के अरावली के उत्तरी अक्ष के सहारे प्रारंभ होकर अलवर, साम्बर, झील, अजमेर, ब्यावर होती हुई उदयपुर के दक्षिण तक विस्तृत है। अरावली पर्वत के पश्चिमी और दक्षिणी भाग की नदियाँ, जिसमें लूनी, सूकड़ी, जोजली, जवाई, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदियाँ मुख्य हैं, वे अरब सागर में जाके गिरते हैं। इन नदियों में जल का स्रोत वर्षा पर आधारित है। जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तब इस नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। अरावली के पूर्वी भाग की नदियों में चंबल नदी प्रणाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साल भर बहती है। इसमें सूक्ष्म जल धारा प्रतिवर्ष बहती रहती है। इस नदी क्रम की सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती, पखानो बनास, जिसमें बेडच, कोठारी, खारी, ढूंढ, मोरेल है, जो कि चंबल नदी में मिलकर इटावा के समीप, चंबल यमुना में मिलकर और यमुना प्रयाग में गंगा से मिलकर के बंगाल की खाड़ी तक पहुँच जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी में उदयपुर के आसपास की पहाड़ियाँ कई नदियों को जन्म देती है। उदयपुर से थोड़ा ही उत्तर में सायरा व गोगुंदा के उत्तर पूर्वी ढलान बनास, बेडज और आइड नदियों का उद्गम स्थल है। इन्हीं नदियों के दक्षिण पश्चिम ढलान पर जवाई, शेई, साबरमती और वाकल नदियाँ के उद्गम स्थल है। ये तो हो गई राजस्थान की अपवाह प्रणाली पूर्व और पश्चिम को जाने वाली। अब लेकिन तीसरा क्रम और है, जो है आंतरिक अपवाह तंत्र का। तो राजस्थान प्रदेश में नित्यवाही नदियों की कमी है। यहाँ पर आधे से भी ज़्यादा आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, जो कि राज्य के 60.2% क्षेत्र में है। आंतरिक प्रवाह का अधिकांश क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग में पाया जाता है, जहाँ पर अनेक पृथक अपवाह बेसिन हैं, जिसमें प्रमुख है सांबर बेसिन, कांतले बेसिन, सोता और साबी बेसिन और बाराटा बेसिन भी पाए जाते हैं। लूनी बेसिन भी एक पृथक अपवाह बेसिन है, किंतु इसमें अनुपम धाराएं पाई जाती हैं। इन बेसिनों का जल या तो रेगिस्तान भाग में विलुप्त हो जाता है या गर्त में इकट्ठा हो जाता है। राजस्थान में खारी झीलों का क्षेत्र एक बेसिन का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम को एक मोटे रूप से अपने देखा। अभी इसमें देखते हैं कि वर्षा के दृष्टिकोण से राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है। राजस्थान सूखा प्रदेश है। चंबल और बनास के अतिरिक्त अन्य कोई भी नदी वर्ष भर प्रवाह के साथ नहीं बहती है। इस राजस्थान की नदियों के प्रवाह में विभिन्नता है। तो यहाँ 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। पहला, अरब सागर को जल ले जाने वाली नदियाँ। दूसरा, बंगाल की खाड़ी को जल ले जाने वाली नदियाँ। और तीसरा, आंतरिक अपवाह तंत्र, जो पश्चिमी राजस्थान का अपवाह तंत्र भी कहलाता है। ये 3 अपवाह तंत्र हो गए। अब इसको एक एक करके अपन देखते हैं कि अरब सागर को जल ले जाने वाली नदियाँ कौन सी हैं। अरब सागर को जल ले जाने वाली नदियाँ हैं माही। तो माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होकर के राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये माही नदी है, तो इसका जल खंबात की खाड़ी में जाता है। अरब सागर को जल ले जाने वाली दूसरी नदी है सोम नदी। ये हो गई, जो उदयपुर से निकलकर और राजस्थान में डूंगरपुर से बह करके माही नदी में मिल जाती है, सोम नदी।
तीसरी है पश्चिमी बनास, जो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर सिरोही के पास से निकलती है और गुजरात में बह करके कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार से इसका जल भी अरब सागर तक पहुंच जाता है। तीसरी जो नदी चौथी है जाखम, जो पाली में छोटी सादड़ी से निकलती है और प्रतापगढ़ से बहती हुई सोम नदी में मिल जाती है। ये सोम नदी है, इसमें मिल जाती है। इसका जल भी फिर माही नदी मिल करके अरब सागर तक पहुंच जाता है। पांचवी नदी अरब सागर को जल ले जाने वाली है साबरमती, जो उदयपुर से निकलकर डूंगरपुर गुजरात होती हुई और ये केम्बे की खाड़ी में जाके गिरती है। इस प्रकार से ये अरब सागर को जल ले जाने नदियों को एक छोटे रूप में मैंने आपको बताया। दूसरे प्रकार की जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाने नदियाँ हैं उनमें देखते हैं। सबसे पहले है चंबल। ये चंबल नदी ये यमुना की सहायक नदी है, जो वर्ष भर बहती रहती है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान से है, जो विंध्याचल पर्वत से के उद्गम से 325 किलोमीटर उत्तर दिशा में बहने के पश्चात चौरासीगढ़ के समीप राजस्थान में ये प्रवेश करती है नदी। ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर ये राजस्थान में प्रवेश करके चंबल में मिल जाती है। अगली नदी है, ये है अगली नदी बनास। बनास नदी उदयपुर की खमनोर पहाड़ियों से निकल करके कुंभलगढ़ के निकट, जो कुंभलगढ़ के निकट है खमनोर की पहाड़ियाँ, तो वहाँ से ये निकलती है और इसमें वर्ष के अधिकांश समय इसमें इस नदी में जल रहता है इसमें। और ये बनास नदी जो है ये अजमेर से बहती हुई बनास अजमेर से होकर के और भीलवाड़ा में प्रवेश करती है और भीलवाड़ा से चित्तौड़ से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से टोंक, यानी उसकी कुल लंबाई होगी 480 किलोमीटर निकलने से टोंक तक। और ये चंबल में मिलने तक की इसकी लंबाई 480 किलोमीटर बनास नदी की। और ये सवाई माधोपुर के समीप चंबल में जाके मिल जाती है बनास नदी। और इस नदी की मुख्य जो सहायक नदियाँ हैं वो है कोठारी, भेड़च, मानसी, खारी, मुरेल और धुंध। और ये जो इसकी सहायक नदियाँ जो मैंने बताई आपको, ये इसकी सहायक नदियाँ थी, वो सभी नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं, केवल वर्षा काल में ही बहती हैं, जो बनास की सहायक नदियाँ हैं। इस प्रकार से इस नदी में बीगोद और मांडलगढ़ के बीच में बनास, बेडस और मेराल 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पे। और इस संगम स्थल को त्रिवेणी भी कहा जाता है। 3 नदियाँ कौन से हैं? बनास, बेडस और मेराल। ये 3 नदियों का इसमें संगम है। अब आती है भेडस नदी। भेडस नदी ये गोकुंदा पहाड़ी से निकलती है। ये नदी गोकुंदा पहाड़ियों से निकलती है यहाँ से, और ये मांडलगढ़ के समीप त्रिवेणी संगम, जो अभी मैंने बताया, बनास, बेडस और मेनाल, इन नदियों में मिल जाती है। और इस भेडस नदी का कुल बहाव है 200 किलोमीटर तक। तीसरी जो चौथी नदी है काली सिंध। जो काली सिंध का उद्गम है मध्य प्रदेश में से होता है इसका उद्गम, जो कोटा में बह करके झालावाड़ में बहती है और फिर चंबल नदी में मिल जाती है। और इसकी मुख्य जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी जो नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ इसकी सहायक नदियों में आएंगी आपके निवाज, परवन और आहू नदियाँ। इस प्रकार से ये नदी काली सिंध भी चंबल में
मिल जाती है। ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई। और अब आती है फिर लास्ट इसी क्षेत्र में बाणगंगा नदी, जो बैराट, जयपुर की बैराट पहाड़ी से निकलती है और ये भरतपुर से होती हुई में बह करके आगरा के समीप यमुना में मिल जाती है। और इसका भाव लगभग 300 किलोमीटर तक बताया जाता है इसका। तो ये हो गई, ये हो बंगाली खाड़ी को चल ले जाने वाली। अब तीसरा आता है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र, तो आंतरिक अपवाह तंत्र में क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60%, लगभग 60.2 भाग घेरे हुए है और संपूर्ण क्षेत्र अरावली विभाजन के पश्चिम में ही है। इसका पूरा का पूरा क्षेत्र अरावली विभाजन के पश्चिम में है। इसमें भी कई बेसिन पाए जाते हैं इसमें पाए जाने वाले। और ये पश्चिमी राजस्थान में जो बहने वाली नदियाँ हैं वो उसी क्षेत्र में इसका पानी उसी क्षेत्र में विलीन हो जाता है। और इस जो पाए जाने वाले बेसिन है, जैसे लूनी बेसिन, कांतली बेसिन, घग्गर बेसिन, साहिली बेसिन, तो इसमें की प्रमुख नदियां हैं लूनी नदी। इसकी जो मुख्य नदी है वो है लूनी नदी। तो लूनी अजमेर के समीप अरावली श्रेणी में नाग पहाड़ से निकलती है और इसकी लंबाई है 350 किलोमीटर और ये इसका बेसिन है 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका बेसिन फैला हुआ है। ये लूनी नदी हुई। तो इसका प्रवाह है लूनी नदी का अजमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, गुजरात से होकर के कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं लूनी नदी की, वो है लालड़ी, बांडी, गुइया, सूखड़ी, जोजड़ी। और ये नदियाँ हैं इसकी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इसकी जो एक मुख्य सहायक नदी है लूनी नदी की, इसमें इसका जो पानी है वो अधिकांश धाराओं का उद्गम अरावली के पश्चिमी ढाल में ही है। इसका पानी बालोतरा तक तो मीठा होता है और बाद में नमक के कण अधिक मिलने के कारण इसका पानी खारा हो जाता है। और इसकी जो जवाई नदी है, इसी की जो सहायक नदी में जवाई नदी है, वो पाली में अरावली के पश्चिमी ढलान से निकल करके और जालौर में लूनी में ही मिल जाती है। इसकी जो नदी है इसी प्रकार से आंतरिक अपवाह तंत्र में एक नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी जिसको प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे में बहने वाली घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी में शिमला के पास कालका के निकट से माना जाता है। इसका जो अपवाह तंत्र है वो काफ़ी अव्यवस्थित है। गंगानगर के रेगिस्तानी क्षेत्र में तलवाड़ा में अनूपगढ़ तक 9 किलोमीटर की चौड़ाई में घग्गर नदी के बाढ़ का पानी अक्सर मानसून ऋतु में फैल जाता है, जिसमें धान की फसल को हानि और लाभ दोनों ही प्राप्त होते हैं। यह नदी अपने स्रोत से 465 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात हनुमानगढ़ के बठनेर रेगिस्तान में विलीन हो जाती है और वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा हो जाने पर इसमें प्राय बाढ़ें आ जाया करती हैं। इसी प्रकार आंतरिक अपवाह तंत्र की और नदी है कांतली, जो सीकर जिले की खंडेला पहाड़ी से निकलती है और ये पूर्ण रूपेण वर्षा ऋतु पर ही आधारित नदी है, जो कि तोरावाटी उच्च भूमि पर प्रवाहित होती है। और इसका कुल अपवाह 100 किलोमीटर का ही है। यह नदी सीकर जिले से प्रारंभ होकर झुंझुनू जिले में प्रवेश करने के पश्चात चूरू में विलुप्त हो जाती है ये नदी। तो ये है वो नदी है कांतली नदी है। देखिए आप लोग, ये कांतली नदी है, जाके विलीन हो गई। और अभी मैंने आपको बताया इसमें घग्गर नदी ये नदी है, ये वाली घग्गर नदी है। और
अभी अपन पढ़ रहे थे लूनी नदी के बारे में। ये लूनी नदी है, ये लूनी नदी है ये, और इसकी ये सहायक नदियाँ हैं जो ये सारी पश्चिम बनास, साबरमती, खारी, सोकड़ी, बांडी, गुइया, जोजड़ी, ये खारी, जवाई, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये राजस्थान के नक्शे में सभी नदियों की स्थिति बता रखी है। ये चंबल नदी है जो इधर जाती है और यमुना में मिल जाती है, और ये इसमें मिलने वाली छोटी नदियाँ हैं काली सिंध, पार्वती। और इसी प्रकार से एक नदी और है काकनी, काकनी नदी। ये काकनी नदी, जिसको काकने भी कहते हैं, ये जैसलमेर ज़िले में, जैसलमेर से दक्षिण में 27 किलोमीटर दूर कोटरी गांव है जहां ये नदी निकलती है। इस नदी को अच्छी वर्षा हो जाने पर मसूरदी नदी भी कहते हैं। यह पूर्णतः वर्षा पोषित ही नदी है। कम वर्षा पर कुछ दूरी तक बहती है और अधिक वर्षा हो जाने पर काफ़ी दूर तक बहती चली जाती है। इसके अलावा एक बाणगंगा जो नदी मैंने बताई थी, ये जयपुर जिले की बैराट पहाड़ियों से निकलती है, और ये भी, इसका पानी यमुना तक नहीं पहुँच पर कोई भरतपुर के आसपास के मैदानों में ही फैल जाता है। तो इस प्रकार से इसको एक तरह से आंतरिक अपवाद तंत्र में ही शामिल किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि जो राजस्थान की जो नदियाँ हैं वो उनका उद्गम स्थल भी मैंने एक सारणी के द्वारा बताया है, जो एक इसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये लूनी नदी जो नागपाड़ से निकली, ये चंबल नदी ये मऊ में पावबाड़ी से निकली, बनास नदी जो कमनौर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद से निकली। इसी प्रकार से माही नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकल कर मध्य प्रदेश निकली। पार्वती नदी ये भी यहाँ से निकली, और काली सिंध मध्य प्रदेश के यहाँ से निकली, और घग्गर नदी अभी जो मैंने आपको बताया कालवा की पहाड़ियाँ शिमला में हिमाचल प्रदेश से निकली। इस प्रकार से ये बाणगंगा नदी ये बैराट की पहाड़ियों से निकली, और काकनी नदी कोटरी गांव मैंने बताया जैसलमेर से कांतली खंडेरा की पहाड़ियों से निकली। इस प्रकार से राजस्थान का अपवाह तंत्र जो दो प्रकार का है, जो समुद्र तक पानी पहुंचता है, एक तीसरे प्रकार का अपवाह तंत्र है जिसका पानी आंतरिक जमीन राजस्थान में ही आंतरिक अपवाह तंत्र कहलाता है, और वहीं पानी उसका विलीन हो जाता है। इस प्रकार से ये जो वीडियो है ये शॉर्ट रूप से पूरा हुआ। धन्यवाद।